आइए आज हम लोग मानव भूगोल और उसके प्रकृति विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है। पहले चैप्टर में जाने से पहले हम लोग थोड़ा पुनरावृत्ति कर लेना चाहते हैं। हम लोगों ने 11th क्लास में भूगोल की प्रकृति एवं उसके विषय वस्तु से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया था। वहाँ हम लोग भूगोल की प्रकृति पढ़े थे। यहाँ मानव भूगोल की प्रकृति पढ़ना है, अर्थात भूगोल के अंदर ही मानव भूगोल को पढ़ना है। इसीलिए पहले पढ़े गए चीज़ों की एक बार पुनरावृत्ति आवश्यक है। हम लोगों ने 11th क्लास में देखा है भूगोल की प्रकृति के बारे में, उसकी शाखाओं के बारे में, भूगोल क्या है, इन चीज़ों को। यहाँ हम लोग एक बार फिर से उस पर नज़र डाल लेते हैं। भूगोल क्या है? पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द से बना है। ज्योग्राफी में जियो का अर्थ है भूमि या पृथ्वी का अध्ययन करना। जियो का अर्थ है भूमि या पृथ्वी। ग्रोफोज का अर्थ है वर्णन करना। इस तरह से ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी या भूमि का वर्णन करना। भूगोल जैसा कि पता है, इस शब्द का प्रयोग पहली बार यूनान के ग्रीक विद्वान इरेटास्थनीज द्वारा किया गया था। उन्होंने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक लिखी है। भूगोल में धरातल का वर्णन किया जाता है, यानी पृथ्वी के धरातल जिस पर मानव निवास करता है। उसी तरह से भौतिक पर्यावरण जिसमें जल, वायु, मिट्टी, पर्वत, पहाड़, वनस्पति आदि शामिल हैं, उनका वर्णन किया जाता है। और साथ में पृथ्वी पर निवास करने वाला मानव, जिसने अपनी गतिविधियों द्वारा अनेक प्रकार के निर्माण कार्य किए, कृषि कार्य करता है, सड़क का निर्माण करता है, उद्योग की स्थापना किया है। तो मानव की क्रियाकलाप और भौतिक पर्यावरण के बीच जो अंतः क्रिया होती है, उसका अध्ययन हम लोग भूगोल में करते हैं। मानव पृथ्वी पर चूंकि निवास करता है, रहता है, इसलिए भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन मानव निवास के रूप में भी किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग पहले देख चुके हैं कि भूगोल में किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। उसी तरह से 11th क्लास में भूगोल की प्रमुख शाखाओं को देखे थे। इनमें भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और इस तरह से कई शाखाएं हैं भूगोल विषय की। तो हम लोग यहाँ देखते हैं मानव भूगोल, जो एक भूगोल की प्रमुख शाखा है। मानव भूगोल में क्या क्या देख चुके हैं, मानव भूगोल में क्या क्या देख चुके हैं और उनकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। मानव भूगोल में सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। इस सब किसी न किसी रूप में मानव की क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए मानव भूगोल में इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ये सब परीक्षा में लिखना होगा। जब पूछेगा मानव भूगोल की प्रकृति, उसका विषय क्षेत्र, तो इन सारी चीज़ों का वर्णन वहाँ करना होगा। उसी तरह से मानव भूगोल में पृथ्वी की भौतिक पर्यावरण की भिन्नता, जैसा कि हम लोग यहाँ देखें, भौतिक पर्यावरण और मानव क्रियाओं के बीच अंतः क्रिया है, अंतर आकर्षण है, अंतर संबंध है। तो ये भौतिक पर्यावरण भी सभी जगहों पर एक समान नहीं है। पृथ्वी की भौतिक पर्यावरण की भिन्नता, जैसे पर्वत सभी जगह समान नहीं है, सभी जगह पर जलवायु समान नहीं है, वर्षा समान मात्रा में नहीं होती है। तो पर्यावरणीय भिन्नता और मानव द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक जो कार्य किए जाते हैं, विकास संबंधी कार्य किए जाते हैं, वो भी सभी जगहों पर समान नहीं है। पूरे पृथ्वी में उसमें काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती है। तो भौतिक पर्यावरण की भिन्नता और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की भिन्नता के संदर्भ में अध्ययन करते हैं कि ये भिन्नता क्यों है, किन कारणों से है
और इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है मानव विज्ञान। और संतुलन स्थापित होने का अर्थ है कि पर्यावरण के साथ मानव अनुकूलन स्थापित करता है। तो इस तरह से मानव भूगोल में पर्यावरण के विभिन्न घटक और मानव की क्रियाकलापों के अंतर आकर्षण, अंतःक्रिया, अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से प्रारंभिक भूगोल प्राकृतिक भूगोल के रूप में विकसित हुआ। प्राकृतिक या भौतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल के बाद मानव भूगोल का विकास होना शुरू हुआ। मानव भूगोल का विकास क्यों होना शुरू हुआ? तो क्योंकि मानव प्रकृति का अंग है, अभिन्न अंग है। प्रकृति के साथ यह विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करता है। धरातल का अंग है, मानव धरातल का अंग है। पृथ्वी के दो घटक हैं, प्रकृति और मानव। तो इतना घनिष्ठ संबंध होने के कारण प्रकृति के साथ मानव का प्राकृतिक या भौतिक भूगोल के साथ जैसे जैसे मानव की गतिविधियां तेज होती गई, प्रकृति में हस्तक्षेप बढ़ता गया, मानव भूगोल की शुरुआत हुई। तो इस तरह से मानव प्रकृति का अंग है, धरातल का अंग है, पृथ्वी का एक प्रमुख घटक है। अतः मानव भूगोल प्रारंभ हुआ। अब यहां देख रहे हैं कि पृथ्वी के दो घटक हैं। पृथ्वी के दो घटक हैं, प्रकृति और मानव। प्रकृति के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। भौतिक पर्यावरण जिसकी चर्चा कर चुके, पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, वर्षा, वनस्पति आदि का। उसी तरह से मानव जो दूसरा प्रमुख घटक है, इसके अंतर्गत मानव जगत और भौतिक क्रियाओं, भौतिक पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले मानव समाजों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक आर्थिक भिन्नता का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से भूगोल के प्रारंभिक स्तर पर दो अलग अलग भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का विकास हुआ। पहले भौतिक भूगोल और पुनः मानव भूगोल, और दोनों के अध्ययन के विषय वस्तु और पद्धति के कारण भूगोल में एक द्वैतवाद की शुरुआत हुई। द्वैतवाद प्रारंभ हुआ। द्वैत यानी विषयों का दो भाग में विभाजन की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो गई। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे 11th में। मुख्य रूप से एक समरी के रूप में पुनरावृत्ति कर रहे थे, इसको देख रहे थे। अब हम लोग मुख्य रूप से आधुनिक भूगोल की चर्चा करेंगे। आधुनिक भूगोल का प्रारंभ जर्मनी में होता है। जर्मनी के हम्बोल्ट और रीटर दो प्रसिद्ध भूगोलवेता हुए। इन्होंने आधुनिक भूगोल की शुरुआत की। इन्हें श्रेय जाता है, इन्हें फाउंडर माना जाता है। हम्बोल्ट की पुस्तक कॉस्मस और रीटर की पुस्तक अर्धकुंडे है। इन लोगों ने जर्मनी में जिस भूगोल की शुरुआत की वह भूगोल भौतिक भूगोल अर्थात प्रकृति से संबंधित भूगोल है। इसलिए इन लोगों को प्रकृतिवादी भी कहा जाता है। इसी क्रम में हम्बोल्ट और रीटर के बाद जर्मनी में तीसरे सबसे बड़े भूगोलवेता रैटजल का उद्भव हुआ। फ्रेडरिक रैटजल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। वास्तव में आधुनिक भूगोल के क्षेत्र में मानव और पर्यावरण के अंतः संबंधों का अध्ययन की शुरुआत एक तरह से रैटजल द्वारा शुरू की जाती है। इसलिए उन्हें मानव भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी जर्मनी के थे। इन्होंने एंथ्रोजोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी। एंथ्रोजोग्राफिया का अर्थ ही होता है मानव विज्ञान। तो इन्होंने मानव विज्ञान, मानव भूगोल की रचना की और आधुनिक मानव भूगोल का प्रारंभ किया। हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और रीटर दोनों ने प्रकृति
भूगोल को आगे बढ़ाया। ये दोनों 1859 ईस्वी में एक साथ दोनों का निधन हो गया। और उसी वर्ष डार्विन का एक प्रसिद्ध सिद्धांत ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जीवों के उद्विकास का सिद्धांत आया था। तो फ्रेडरिक रेटजेल पर डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत का व्यापक प्रभाव पड़ा। वे प्रकृतिवादी हम्बोल्ट और रीटर के अनुयायी थे। डार्विन के सिद्धांतों का उन पर प्रभाव पड़ा था, यानी कि वो पर्यावरण से प्रभावित थे, भौतिक भूगोल से प्रभावित थे, लेकिन उद्विकास के सिद्धांत से भी प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने भूगोल के क्षेत्र में एक नई विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद की शुरुआत की। पर्यावरणीय निश्चयवाद को समझने से पहले हम लोग निश्चयवाद या प्रकृतिवाद को देखेंगे। अब इसमें हम लोग विषय की प्रकृति को देखेंगे। विषय की प्रकृति में पहले देख भी चुके हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंध का अध्ययन है। मानव भूगोल के जनक रेटजेल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है, मानव समाज और धरातल के बीच का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसने कहा संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल को, तो इसका उत्तर होगा रेटजेल। अब एक विद्वान का नाम आता है कुमारी एलन सेम्पल। कुमारी एलन सेम्पल अमेरिकी भूगोलवेता है। इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के अंतः संबंधों का अध्ययन है। तो ये भी अक्सर पूछ दिया जाता है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन किनके द्वारा किया गया है। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इनकी पुस्तक है इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट। अब मानव विज्ञान की प्रकृति, इस विषय की प्रकृति को देखते हैं तो यह देख रहे हैं कि मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव पर प्रकृति के प्रभाव, और प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति पर मानव के प्रभाव, ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इसी का एक संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल में है। अब मानव का प्रकृतिकरण कैसे? तो मानव का प्रकृतिकरण का तात्पर्य है कि जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, प्रारंभ हुआ, तो प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। प्रौद्योगिकी के स्तर निम्न होने के कारण मानव प्रकृति पर ज्यादा निर्भर था। मानव का प्रकृति में हस्तक्षेप कम था। प्रकृति के अनुसार वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि नियंत्रित हो रहा था, यानी प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता थी। प्रकृति के नियंत्रण में मानव था। तो इस तरह से मानव का प्रारंभिक समय में ज्यादा प्रभाव प्रकृति का पड़ा, जिसे कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण हुआ। उसी तरह से जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप होते गया, प्रकृति का मानवीकरण भी होते चला गया है। अभी हम लोग देख रहे थे मानव का प्रकृतिकरण। अब देखेंगे प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण का अर्थ है कि प्रकृति को मानव समझता है, जांचता परखता है और समझकर नए आविष्कार करता है। नए आविष्कार करता है। नए आविष्कार जैसे मान लिया जाए कि प्रकृति के तत्व डीएनए की खोज मानव ने किया और उसके द्वारा कई प्रकार की बीमारियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्रकृति के द्वारा अग्नि की उत्पत्ति हुई
और अग्नि के माध्यम से ऊष्मा की संकल्पना कॉन्सेप्ट को मानव ने अपनाया और कई प्रकार के आविष्कार किए। इस तरह से सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास मानव करता है और प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करता है, अधिक से अधिक अर्थात हस्तक्षेप करने लगता है, वही प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। एक कहानी जो पाठ्य पुस्तक में भी दी गई है, उसमें एक व्यक्ति भगवान से वार्तालाप करता है और कहता है कि हे भगवान, आपने मिट्टी का सृजन किया और मैंने कप बना दिया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने भूमि, पहाड़, भूभाग तथा मरुस्थल का सृजन किया और मैंने वहाँ फूल, बाग, बगीचे लगा दिए। तो ये कहानी यही बताता है कि मानव ने प्रकृति पर कैसे हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया है। तो ये प्रकृति का मानवीकरण, और जब प्रकृति का मानवीकरण होने लगा तो यहाँ हम लोग दो चीज देख रहे हैं, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। जब मानव का प्रकृतिकरण हो रहा था, सब पहले ज्यादा हो रहा था, ज्यादा मानव की निर्भरता थी, तब उस समय एक विषय वस्तु भर कर आया पर्यावरणीय निश्चयवाद। निश्चयवाद, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है कि जो प्रश्न आता है उसमें निश्चयवाद या भौतिकवाद या प्रकृतिवाद, डिटर्मिनिज्म, दूसरा संभववाद, पॉसिबिलिज्म, और तीसरा नवनियतिवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। आपके एग्जाम में इन तीनों में से कोई ना कोई अक्सर पूछा जाता है, 2 मार्क्स का रहता है। तो ये भूगोल का आधार है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। भूगोल जो शुरू हुआ, प्रकृति का अध्ययन होने लगा, पर्वत, पहाड़, मैदान का अध्ययन होने लगा, तो यहीं से शुरू होता है। इसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी, हमबोल्ट और रिटर द्वारा किया गया था। इसमें कहा गया है कि प्रकृति श्रेष्ठ है, प्रकृति के अनुसार मानव को अपना व्यवहार करना पड़ता है। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगा, खासकर औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के बाद कई सारे आविष्कार, उस समय कई सारे आविष्कार होने लगे, तब प्रकृति में मनुष्य का हस्तक्षेप बढ़ गया और ये निश्चयवाद की जो अवधारणा थी, डिटर्मिनिज्म की अवधारणा थी, उसके काउंटर पार्ट के रूप में संभववाद, पॉसिबिलिज्म का विकास हुआ। और इस तरह से भूगोल में जैसे पहले देखे थे भौतिक भूगोल बना, मानव भूगोल की एक द्वैतवाद शुरू हुई थी, उसी तरह से निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म, संभववाद के बीच एक नया द्वैतवाद भूगोल में आ गया। संभववाद फ्रांस में मुख्य रूप से विकसित हुआ। इस शब्द का प्रयोग पहली बार फेवरे द्वारा किया गया था, लेकिन संभववाद विचारधारा को सबसे ज्यादा ख्याति दिलाने वाले विद्वान फ्रांस के वाइडल डी ला ब्लास थे। वाइडल डी ला ब्लास, जिन्हें फ्रांसीसी भूगोल में जनक माना जाता है, उन्हें संभववाद का चैंपियन भी कहा जाता है। संभववादी विचारधारा के अनुसार प्रकृति नहीं, मानव श्रेष्ठ है और मानव ने अपने कार्यों द्वारा प्रकृति के उन क्षेत्रों में जाकर कार्य किया है जहां प्रकृति अनुमति नहीं देती है, जैसे मरुस्थल में सिंचाई साधन का विकास कर कृषि कार्य संभव कर लिया है, जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में जहां अत्यधिक ठंडक पड़ती है, ग्रीन हाउस बनाकर वहां फल और सब्जी उगाया है। तो इस तरह से संभववादी विचारधारा का कहना है कि मानव द्वारा कुछ भी संभव है, प्रकृति उसे करने से रोक नहीं सकती है। तो संभववाद और निश्चयवाद, ये दो विचारधाराओं के कारण एक द्वैतवाद शुरू हुआ। उसके बाद इन दोनों के बाद एक नई विचारधारा, जो दोनों विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है, नवनियतिवाद है, नियो डिटर्मिनिज्म है। यह विचारधारा ग्रिफिथ टेलर द्वारा दिया गया है। ग्रिफिथ टेलर ने ज्योग्राफी ड्यूरिंग 20th सेंचुरी और ज्योग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की रचना की है। ये उनकी 2 पुस्तकें हैं। नवनियतिवाद को रुको एवं जाओ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं?
तो इसका कहना है, इस विचारधारा का कहना है कि प्रकृति से मनुष्य अलग नहीं है, प्रकृति और मानव अंतर संबंधित है, दोनों एकांकी नहीं हो सकता है। प्रकृति को मानव पहले रुक कर समझता है, फिर जिस तरह का कार्य प्रकृति द्वारा करने की अनुमति प्रदान की जाती है उसी तरह का कार्य करते हुए वह आगे बढ़ता है। अर्थात यह विचारधारा कहता है कि पहले रुकिए, प्रकृति को समझिए और आगे बढ़िए। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा मानव भूगोल क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, मानव भूगोल को प्रारंभ करने वाले कौन कौन लोग थे, मानव भूगोल के कारण भौतिक भूगोल बना, मानव भूगोल में एक द्वैतवाद की विचारधारा आई, उसके बाद मानव भूगोल में नियतिवाद और संभववाद का द्वैतवाद आया और अंततः हम लोगों ने नव नियतिवाद को देखा।